Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, इस सोनेट की सीरीज में आज मैं आपको कराने वाला हूं सोनेट नंबर 144 एंड सोनेट नंबर 150। इन दोनों सोनेट्स को कराने से पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन भी लूंगा। जो 4 सोनेट्स हम कर चुके हैं उन 4 सोनेट्स का एक छोटा सा रिवीजन भी आपको कराऊंगा और जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूं सोनेट्स को, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों, आप लोगों की एडवाइस पर, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स आई और मैसेजेस आते हैं कि सर जिस प्रकार से आप इंग्लिश की तैयारी कराते हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं सर उनकी भी क्लासेस आप चलाया करें। तो दोस्तों, मैं खुद पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, सामने वाले को मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि पता नहीं सामने वाला कैसा होगा, कैसा पढ़ाएगा। तो लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम जो है टीजीटी संस्कृत की भी क्लासेस अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी आपके साथी हों, जो भी आपके नियर डियर हों, जो संस्कृत की कोचिंग लेना चाहते हों, टीजीटी संस्कृत की जो कोचिंग लेना चाहते हों, उनको आप बता सकते हैं कि मैंने एक ऐसे कोहिनूर की तलाश कर ली है और वो तलाश पूरी हो चुकी है जो वास्तव में उनको सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक उसी प्रकार से वो सर भी आपको पूरे डेप्थ में जाकर, क्योंकि आपने देखा होगा संस्कृत लिटरेचर को पढ़ाना आसान काम नहीं है और अधिकतर लोग ग्रामर को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन मैं लेकर आया हूं ऐसे आचार्य को यहां पर जो आपको संस्कृत साहित्य को बहुत ही सरल रूप में पढ़ा देंगे। बल्कि मैं कहूंगा चीजें उनके कंठस्थ हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं, उंगलियों पर साहित्य है उनके, और ग्रामर के लिए भी मैं ऐसे ही आचार्य को लेकर आया हूं। तो 2 हमारे यहां पर शिक्षक हैं हमारे, जो संस्कृत के विद्वान, बल्कि मैं उनको कहूंगा, उनको मैं यहां पर लेकर आया हूं। और इस प्रकार के टीचर हैं दोस्तों कि वो वास्तव में जब आप का कोई साथी होगा जो संस्कृत की तैयारी कर रहा होगा, तो वो उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसका लेवल उनको पता चल जाएगा। आज मैं उनका जो डेमो है वो आपके साथ साझा करूंगा, उनके डेमो का भी लिंक आपको भेजूंगा। तो जो भी परिचित आपके संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको उनके डेमो का लिंक भेजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन शिक्षक को मैं लेकर आया हूं वो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो जो है वो सेलेक्टेड है और वो टीचिंग दे रहे हैं और गवर्नमेंट में ही जो है वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में ही अपनी सेवा को वो प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहां पर भी उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे साथ जुड़ने का फैसला किया। तो वो आपको यहां पर जो है संस्कृत कराएंगे। जो भी आपके नियर डियर संस्कृत में जो है टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो उनको आप बता सकते हैं। और इसके अलावा ये जिस पद पर वो इस समय है, उसके अलावा पीछे वो 4 साल उन्होंने संस्कृत ज्ञान गंगा प्रयागराज में भी पढ़ाया है, वहाँ भी शिक्षा दी है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे टीचर हैं संस्कृत के, बहुत अच्छी तरह से आपको तैयारी की जाएगी, साहित्य और व्याकरण दोनों को लेकर चला जाएगा। तो दोस्तों, जो भी आपके नज़र में हो, जो संस्कृत की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी संस्कृत उससे जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, आप उस लिंक को उन तक फॉरवर्ड जरूर कर देना। तो दोस्तों, इतना ही आपको करना है, क्योंकि अगर किसी का भला होता है और किसी के करियर को एक दिशा मिलती है तो उसमें हर्ज ही क्या है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मैं डेमो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूसरों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको शेयर भी करें। तो जो मैं डेमो वीडियो आज आपको संस्कृत की शेयर करूंगा। तो अब आ जाते हैं हम अपनी इंग्लिश पर। तो इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हम सोनेट्स कर चुके हैं उन सोनेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने आपको सोनेट कराई थी, सोनेट नंबर 65, सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी। ये जो सोनेट है दोस्तों, ये WH को एड्रेस की गई सोनेट है। इसमें 2 फैक्टर बताए गए हैं, एक तो टाइम का और एक लव का। 2 फैक्टर होते हैं। जो समय है वो बहुत बलवान है। समय इतना बलवान है कि जो बहुत मजबूत चीजें होती हैं
जैसे कि धातुएं होती हैं, अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं, चट्टानें होती हैं, और जो ये असाध्य समुद्र होता है, ये सभी अपनी जो है ताकत के लिए इन चीजों को जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह होती है कि ये चीजें भी समय के सामने टिक नहीं पाती। जब इतनी शक्तिशाली चीजें समय के सामने टिक नहीं पाती तो सौंदर्यता को समय से कैसे बचाया जा सकता है? किस प्रकार से सौंदर्यता को समय से बचाया जा सकता है? वो सुंदरता जो फूल से भी नाजुक होती है, उस सुंदरता को समय से हम कैसे बचा सकते हैं? जिस प्रकार से जो हमारे अच्छा मौसम होता है उसको बुरे मौसम के खिलाफ रोककर नहीं रखा जा सकता। जो अभेद चट्टानें होती हैं जिनको भेदा ना जा सके, लेकिन वो भी वक्त के हिसाब से नष्ट हो जाती हैं। जो लोहे के बुलंद दरवाजे होते हैं जिनको अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। समय उन्हें नष्ट कर देता है। तो कौन है वो ऐसा व्यक्ति जो समय के बढ़ते हुए कदमों को पीछे धकेल सके? कौन है जो समय से जाकर यह कह सके कि ब्यूटी को नष्ट ना करे? शायद कोई नहीं। तो कवि उसका कंक्लूजन शेक्सपियर देते हैं कपलेट में और कहते हैं, ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट दैट इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट। बस अब तो एक चमत्कार होगा, ब्लैक इंक यानी कि पोएट्री के रूप में मेरा जो प्यार है वो हमेशा चमकता रहेगा, वो हमेशा बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सोनेट नंबर 116 की। जो ये सोनेट नंबर 116 है जिसका टाइटल है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। क्या टाइटल है इसका? लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। जो ये लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है जिसको हम कहते हैं ट्रू लव, दूसरा टाइटल उसका ट्रू लव है। इस पोएम में क्या है? वो सच्चे प्यार के बारे में बताते हैं। सच्चे प्यार के बारे में बताते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, कैसा सच्चा प्यार होता है। सच्चा प्यार जो होता है वो वक्त के हिसाब से बदलता नहीं है, क्योंकि वो प्यार नहीं होता जो बदलाव देखकर बदल जाए। वो प्यार नहीं होता जो किसी के झुकाए झुक जाए। वो प्यार नहीं होता जो किसी के मिटाने से मिट जाए। बल्कि सच्चा प्यार तो एक फिक्स्ड मार्क की तरह होता है। सच्चा प्यार तो पोल स्टार की तरह होता है जो अपनी दिशा को नहीं छोड़ता है। जब जो जहाज है उनका कंपास काम करना बंद कर देता है तो वो अपनी दिशा का जो डायरेक्शन का पता लगाते हैं ध्रुव तारे को देखकर। इसी प्रकार से सच्चे प्रेमी होते हैं, आइडियल होते हैं, दूसरों के लिए, समाज के लिए एक आईना होते हैं, लेकिन हम उनकी योग्यता को नहीं जान पाते, उनका जो टैलेंट है उसको नहीं समझ पाते। ऐसा होता है। और लास्ट में जो पॉइंट है कपलेट में ये कहते हैं, जो भी मैंने कहा हो, अगर कुछ गलत कहा हो और कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मैंने ये गलत कहा है, तो मैं कभी भी लिखूंगा नहीं और समझूंगा कि कभी किसी ने किसी से प्यार किया ही नहीं। वो इतनी बड़ी बात इस बारे में कह जाते हैं, इतनी बड़ी बात वो कह देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट सोनेट आती है, सोनेट नंबर 29। सोनेट नंबर 29 जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाई थी, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज। ये पोएम का टाइटल है, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून्स विद मेंस आइज, फॉर्चून्स एंड मेंस आइज। ये हमारी पोएम का टाइटल है। और इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स में जो पीवी शैली थे वो अपने भाग्य पर विलाप करते हैं, ऐसा ही ये अपने कंटेम्प्रेरी पॉइट्स को देखकर और उनके इन्फ्लुएंस को देखकर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लिटरेरी इन्फ्लुएंस को देखकर इनको भी विलाप होता है। जो शेक्सपियर है वो दुखी हो जाते हैं और वो अपने भाग्य पर जो है अकेले में बैठकर रोते हैं और वो प्रार्थना करते हैं आकाश में बैठे उस भगवान से। लेकिन उनकी जो प्रार्थना है वो बूटलेस क्राइस्ट की तरह होती है, कहने का मतलब यूजलेस प्रेयर हो जाती हैं। वो निरर्थक रहती हैं। और जब वो निरर्थक रहती हैं तो कवि खुद ही अपने भाग्य को कोसता है, अपने भाग्य के बारे में बुरा कहता है। जो कवि है वो खुद ही अपने भाग्य को कोसता है और परेशान होता है। और वो देखते हैं कि मेरे चारों तरफ जो लोग हैं वो आशाओं से घिरे हुए हैं, वो समृद्धि से घिरे हुए हैं, मेरे चारों तरफ के जो लोग हैं। और इसके अलावा वो भी बनना चाहते हैं अपने दोस्त के जैसा, जैसा उनके दोस्त हैं। जब एक तरफ वो अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं तो मन में एक आनंद की लहर आती है। अच्छा लगता है कि मेरा अपना तो जो कोई है, मेरा दोस्त, मेरा अपना जो है वो प्रॉस्परस है, वो समृद्ध है, वो आशाओं से भरा हुआ है, वो ऐसा है
लेकिन दूसरी तरफ खुद से उनको घृणा सी होने लगती है। लेकिन जब खुद से घृणा होती है तो वो सोचते हैं कि मैं ना सही, मेरा साथी ही सही, मेरा दोस्त तो बहुत सफलता को प्राप्त कर रहा है, प्रोस्पेरिटी को प्राप्त कर रहा है, जब वो खुश है तो मैं खुश क्यों ना हूं। वो व्यक्ति वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति होता है दोस्तों, जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी को तलाश लेता है। शेक्सपियर का जो उदास चेहरा था वो खुशी में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब वो अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं और वो अपनी तुलना कर लेते हैं एक चिड़िया से। एक ऐसी चिड़िया जो नीचे से उड़ान भरती है, वो चिड़िया जो हमारी किससे उड़ान भरती है? नीचे से उड़ान भरती है, और वो आकाश की ऊंचाइयों को तय करती है और वो ऊपर चली जाती है। ऐसी तुलना वो कर लेते हैं अपनी खुद से। और इसके साथ साथ दोस्तों वो ये कहते हैं, जो अपने दोस्त के बारे में ये कहते हैं कि मैं उसके बारे में सोचकर मैं इतना धनी हो जाता हूं, मैं इतना रिच हो जाता हूं कि मैं अपनी तुलना राजाओं से करने लगता हूं, किंग से करने लगता हूं, मैं अपने आप को ऐसा प्रॉस्परस पाता हूं। तो दोस्तों ये थी सोनेट जो मैंने आपको समझाई, सोनेट नंबर 29। इसके बाद जो मैंने सोनेट आपको कराई थी सोनेट नंबर 18, उसका भी मैं एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। समर के दिन, जो समर्स के डेज होते हैं वो अपने आप में बहुत प्रॉस्परस माने गए हैं। समर्स डेज जो है वो सक्सेस का प्रतीक है। समर्स डेज जो है वो एक तरह से एक अच्छे मौसम का प्रतीक होते हैं। यहां पर जो पॉइंट है वो अपने फ्रेंड की यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं और कहते हैं क्या मुझे तुम्हारी तुलना समर्स के डे से करनी चाहिए? जो समर्स के दिन होते हैं क्या मैं तुम्हारी तुलना उनसे करूं? लेकिन शायद नहीं, ऐसी तुलना करना बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समर्स के दिन भी इतने प्यारे नहीं होते, इतने सॉफ्ट नहीं होते, इतने टेम्परेट नहीं होते जितने कि तुम हो। समर्स में जब हवाएं चलती हैं तो वो फूलों से जो कलियां हैं उनको छीन लेती हैं, उनको गिरा देती हैं कलियों को। और इसके साथ साथ जो समर्स के दिन होते हैं वो वैसे भी बहुत छोटे होते हैं। सूरज की रोशनी इतनी होती है, सूरज का जो हीट है वो इतनी होती है कि प्रकृति से उसका आनंद ही वो छीन लेती है। इस प्रकार से समर के दिन लगते हैं। लेकिन तुम्हारी जो एटर्नल समर है, एटर्नल समर मतलब ग्लोरियस ग्लोरी ऑफ हिज फ्रेंड, तो जो तुम्हारी वो जो ग्लोरी है, तुम्हारा जो समर है वो कभी फेड नहीं होने वाला। तुम्हारा जो एक पोजीशन है, तुम्हारा जो एक वर्चस्व है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो एटर्नल है, वो हमेशा बनी रहेगी। इवन मृत्यु भी, जो डेथ है, डेथ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं कर सकती। जब तक मनुष्य सांसें लेते रहेंगे, आंखें देखने का काम करती रहेंगी, तब तक सोनेट के रूप में तुम्हारी जो ब्यूटी है, तुम्हारा जो गौरव है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा जो है वो बनी रहेगी और तुम हमेशा इमॉर्टल रहोगे। और किस रूप में इमॉर्टल रहोगे? तुम इमॉर्टल रहोगे इस सोनेट के रूप में। जो सोनेट है, इस सोनेट के रूप में तुम इमॉर्टल रहोगे। अब दोस्तों इसके बाद जो आज मैं सोनेट आपको पढ़ाने वाला हूं वो है सोनेट नंबर 144 एंड सोनेट नंबर 150। ये दोनों सोनेट्स आज मैं आपको कराऊंगा। इन दोनों सोनेट्स को लाइन टू लाइन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आउटलाइन बता देता हूं कि ये किस बारे में है। और सोनेट नंबर 144 इज द ओनली सोनेट, ये केवल और केवल एकमात्र ऐसी सोनेट है विलियम शेक्सपियर की वेयर ही मेंशंस बोथ, जहां पर वो दोनों को मेंशन करते हैं। किसको मेंशन करते हैं? WH को मेंशन करते हैं, डार्क लेडी को मेंशन करते हैं। एड्रेस ये डार्क लेडी को है, लेकिन इसमें मेंशन सोनेट में WH को भी किया गया है और दोनों को इसमें दर्शाया गया है, दोनों के बारे में बात की गई है। एक तरह से ये जो सोनेट है, जैसे आप देखते होंगे ट्रायंगल लव पे स्टोरीज बनती हैं, ट्रायंगल लव पे मूवीज बनती हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्राइपोल को भी ये दर्शाती है। ये सोनेट एक ट्रायंगल लव को भी दर्शाती है, क्योंकि यहां पर दो चीजें, दो प्रेम, दो प्यार की बात वो करते हैं। जो शेक्सपियर है वो दो प्रेम की बात करते हैं। एक द वन लव दैट गिव्स हिम कंफर्ट, एक प्यार, एक ऐसा प्यार जो उनको कंफर्ट देता है, और एक दूसरा प्यार दैट गिव्स हिम डेस्पेयर, जो उनको निराशा देता है।
अब कंफर्ट किसका प्यार देता है, निराशा किसका प्यार देता है, यह देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा लाइन टू लाइन। इसके साथ साथ फिर हम बात करते हैं सोनेट नंबर 150 की। सोनेट नंबर 150 में यह कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ सोनेट दैट इज इन एप्रिसिएशन ऑफ डार्क लेडी। वो डार्क लेडी के एप्रिसिएशन में है और वो डार्क लेडी को यहां पर बताते हैं कि वो डार्क लेडी के अंदर इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि उसने उनका दिल चुरा लिया। जो डार्क लेडी थी, डार्क लेडी ने उनका जो दिल था एक तरह से चोरी कर लिया उनसे। वो ये कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी पावर है। जबकि जो दुनिया है वो डार्क लेडी के बारे में क्या कहती है, वो ये कहती है कि उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो वो ये कहते हैं कि इतनी अनवर्दीनेस होने के बाद भी तुमने मेरा दिल चुरा लिया, तो कुछ ना कुछ वर्दीनेस तो तुम्हारे अंदर है, कुछ ना कुछ ऐसी योग्यता है जो तुम्हें मोर वर्दी बनाती है। बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे क्या करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो ऐसा प्रेम यहां पर दर्शाया है। तो कहने का मतलब जो है वो डार्क लेडी की यहां पर एप्रिसिएशन करते हैं। तो ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 150, इट इज द पावर ऑफ डार्क लेडीज लव ओवर विलियम शेक्सपियर। जो शेक्सपियर के ऊपर डार्क लेडी के प्रेम का जो असर छाया था उसके बारे में यह कविता है, सोनेट नंबर 150 जो हमारी सोनेट है। तो दोस्तों जो 4 सोनेट्स मैं आपको करा चुका हूं, उम्मीद है वो तो अच्छी तरह समझ में आ भी गई होंगी। उनका भी रिवीजन मैंने कराया और इनके बारे में, दोनों के बारे में मैंने आपको आउटलाइन बताया। सोनेट नंबर 144 के बारे में, सोनेट नंबर 150 के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सोनेट है, सोनेट 150, ये डार्क लेडी के एप्रिसिएशन में है और उसके प्रेम के बारे में है, प्रेम की ताकत को दर्शाती है। जबकि जो सोनेट नंबर 144 है, यहां पर दोनों के बारे में बताया गया है कि जो शेक्सपियर है वो 2 प्रकार के प्रेम से घिरे हुए हैं। वन टेक्स हिम इनटू द स्टेट ऑफ कंफर्ट एंड अदर इन डेस्पेयर। एक उन्हें कंफर्ट की स्टेट में ले जाता है तो दूसरा निराशा की स्टेट में ले जाता है। अब देखने वाली बात यही दिलचस्प है कि कहां आराम है और कहां निराशा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं इनकी लाइंस की तरफ। अब मैं आपको इसकी लाइन टू लाइन स्टडी करा देता हूं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी सोनेट नंबर 144। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सोनेट है 144, जो आपका इसका टाइटल भी है, टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डेस्पेयर। 2 ऐसे प्यार जिससे मुझे कंफर्ट मिलता है और डेस्पेयर मिलती है, निराशा मिलती है। दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये कंफर्ट किससे मिलता है और निराशा किससे मिलती है, यही इसका मेन जो है देखने वाली बात है इस सोनेट में। ये एक तरह से ट्राइपोल लव को दर्शाती है। एक तरफ तो विलियम शेक्सपियर हैं जो बीच में फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ डार्क लेडी और WH है। WH द पर्सन हु सेड्यूस्ड डार्क लेडी। तो ये जो पोएम है कहीं ना कहीं उस बात को भी दर्शाती है कि किस प्रकार से शेक्सपियर के क्लोज होने के बावजूद भी जो डार्क लेडी थी वो उनके संपर्क में, WH के संपर्क में आई और WH भी शेक्सपियर के क्लोज में थे, संपर्क में थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनको डिसीव किया जो डार्क लेडी को सेड्यूस करके। तो शेक्सपियर के दर्द को भी दर्शाने वाली ये सोनेट है जिसका नाम है टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। उम्मीद है कि आपको टाइटल से ही और जैसे मैंने आपको टाइटल को एक्सप्लेन किया है उससे समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सोनेट में। तो इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। दिस सोनेट इज अबाउट द ट्राइपोल ऑफ लव, दोज आर डार्क लेडी, विलियम शेक्सपियर एंड WH। और कहीं ना कहीं जो यहां पर शेक्सपियर है वो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, अभी तक आपने देखा होगा जो प्रीवियस सोनेट्स थी, जो डार्क लेडी को, जो इससे पहले की सोनेट्स में डार्क लेडी की वो एप्रिसिएशन करते हैं, डार्क लेडी के बारे में बताते हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं उनका एक दूसरा चेहरा, डार्क लेडी का दूसरा चेहरा यहां पर शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है, एक सेकंड फेस प्रेजेंट किया है शेक्सपियर ने। और कहीं ना कहीं डार्क लेडी को उस तरह से दिखाया है कि उन्होंने, डार्क लेडी ने शेक्सपियर को डिसीव किया है, धोखा दिया है। तो उसके लिए शेक्सपियर ने यहां पर जो है इस सोनेट को ये लिखा है
जो सोनेट का नाम है टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सोनेट को। स्टार्टिंग में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। दो प्रेम है मेरे, द वन साइड वन लव गिव्स मी कंफर्ट एंड द अदर वन गिव्स मी डिस्पेयर। एक ऐसा प्यार है जो मुझे खुशी देता है, आराम देता है। अब ये प्यार कौन सा है जो शेक्सपियर को खुशी देता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा उनको प्यार देता है और जो है मतलब कंफर्ट देता है, और क्या चीज डिस्पेयर करती है। तो इसका आंसर इसी सोनेट में आपको मिल जाएगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो कंफर्ट है वो मिलता है शेक्सपियर को अपने फ्रेंड की कंपनी में, इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड। और जो निराशा मिली उनको किससे मिली, डार्क लेडी से, दैट ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट वाज डन बाय डार्क लेडी। जो चीज उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि डार्क लेडी ऐसा करेगी, वो चीज डार्क लेडी से देखने को मिली। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि दो प्रकार के प्रेम हैं, एक ऐसा प्रेम जो उनको कंफर्ट देता है, और जो दूसरा प्यार है वो उनको क्या देता है, दूसरा प्यार उनको निराशा देता है। वो इस बात को कहते हैं टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। तो उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपके क्लियर हो गई होगी। टू लव्स है, दो प्रेम है, एक उनको क्या दे रहा है, एक उनको कंफर्ट दे रहा है और दूसरा डिस्पेयर दे रहा है। विच लाइक टू स्पिरिट्स डू सजेस्ट मी स्टिल। और मेरे लिए वो जो दो प्रेम है वो दो स्पिरिट्स की तरह है। वो दोनों किसकी तरह हैं, वो दोनों स्पिरिट्स की तरह हैं, और दोनों को वो इस तरह से सजेस्ट करते हैं। कहने का मतलब दोनों को ही वो टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों जो हैं, और या फिर ये कह लीजिए कि दोनों उनको टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो लगाव है उन दोनों से वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो एक बार फिर से समझना, टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। दो प्यार से मैं घिरा हुआ हूं, एक प्यार तो कंफर्ट का है और दूसरा निराशा को लेकर आता है। विच लाइक टू स्पिरिट्स डू सजेस्ट मी स्टिल। और दोनों ही मुझे सजेस्ट करते हैं, और किसकी तरह, स्पिरिट्स की तरह, दो स्पिरिट्स की तरह। द बेटर एंजल इज ए मैन राइट फेयर। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं द बेटर एंजल। जो बेटर एंजल है, जो बेटर एंजल है वो कौन है, इज अ मैन राइट फेयर। वो एक मैन है, वो एक यूथ है, और ये यूथ कौन है, ये उनका दोस्त है दोस्तों। ध्यान रखना, उनको एंजल उन्होंने अपने दोस्त को कहकर पुकारा है। अ मैन हु इज क्वाइट यूथ, फेयर यूथ, जो कि एक फेयर यूथ है और लुक्स क्वाइट हैंडसम, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। तो उसके लिए कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत युवा है, बहुत सुंदर है, वो कौन है, दैट गिव्स मी द कंफर्ट। वही तो मुझे कंफर्ट देता है। कहने का मतलब जो उनका जो दोस्त है, दोस्त ने ये सब कुछ, दोस्त का भी मतलब उसमें हाथ था। डार्क लेडी जो सेड्यूस किया, जो WH और डार्क लेडी एक तरह से दोनों मिले हुए थे। लेकिन यहां पर शेक्सपियर के पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखेंगे तो शेक्सपियर केवल और केवल क्लेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं डार्क लेडी को, कि डार्क लेडी जो थी, डार्क लेडी को डेस्पेयर का प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ उनका जो फ्रेंड है WH, उनको वो कंफर्ट का प्रतीक मानते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझिए, टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। दो प्यार है, एक द वन साइड लव गिव्स मी कंफर्ट, एक जो प्यार है वो मुझे कंफर्ट देता है, और जो दूसरा है उससे मुझे निराशा मिलती है। विच लाइक टू स्पिरिट्स डू सजेस्ट मी स्टिल। और दोनों ही एक स्पिरिट्स की तरह हैं और जो मुझे टेम्प्ट करते हैं। द बेटर एंजल इज अ मैन राइट फेयर। और जो बेटर एंजल है वो बहुत फेयर है, बहुत फेयर है। और इसके अलावा द वर्सर स्पिरिट ऑफ वुमेन कलर्ड इल। और जो वर्सर स्पिरिट है, वर्सर मतलब देखो, एक दो एंजल दो स्पिरिट की बात की थी। जो एंजल है, पहला तो एंजल को कहा गया, जो फर्स्ट है वो एंजल है, और एंजल की तुलना किस, मतलब WH की तुलना एंजल से की गई। यहां पर उन्होंने अपने दोस्त WH को एंजल से यहां पर कंपैरिजन किया। और दूसरी तरफ जो डार्क लेडी है, डार्क लेडी को वर्सर स्पिरिट कहकर बुलाया।
तो क्वेश्चन ये भी बनता है who has been referred as an angel here, your answer will be WH. and if it is asked in the examination that who is known as Verser Spirit, यहां पर Verser Spirit कौन है, then your answer will be Dark Lady, कि आपका आंसर क्या होगा, डार्क लेडी। डार्क लेडी वर्सर स्पिरिट है और जो बेटर एंजल है वो WH है। तो वो ये कहते हैं द बेटर एंजल इज अ मैन राइट फेयर। जो बेटर एंजल है वो एक व्यक्ति है जो कि युवा व्यक्ति है, सुंदर दिखने वाला व्यक्ति है, हैंडसम पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है। और जो वर्सर स्पिरिट है, जो बुरी आत्मा है, वो कौन है, अ वुमेन कलर्ड इल, वो एक स्त्री है। और यहां पर यह कहा गया है अ वुमेन कलर्ड इल। कलर्ड इल का मतलब अ लेडी विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, एक ऐसी लेडी जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है। और इससे हमें डार्क लेडी की पर्सनैलिटी भी दिखाई पड़ती है कि डार्क लेडी वास्तव में डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली थी, डार्क आइज थी, उनके डार्क हेयर कहे जाते थे, और इसके अलावा उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो भी डार्क था। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डार्क लेडी के बारे में यह भी देखने को मिलता है कि शेक्सपियर जब डार्क लेडी से मिलते थे तो शेक्सपियर को अपनी कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता था कि समाज उनके बारे में क्या कहेगा, समाज उनके प्यार के बारे में, क्योंकि एक तरह से वो एक इलीगल रिलेशन उनका डार्क लेडी से वो समझते थे, तो इस वजह से उनको डर लगता था। लेकिन दूसरी तरफ वो उनको उनके लिए कविताएं लिखना चाहते थे, उनके लिए जो पोएम थी वो कंपोज करना चाहते थे, उनको डेडिकेट करना चाहते थे। लेकिन कैसे करें, तो वहां पर उनको वो एक काल्पनिक नाम देते हैं डार्क लेडी। एक्चुअली शी वॉज मैरी फिटॉन, मैरी फिटॉन इनका नाम था। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि मैरी फिटॉन कौन थी, डार्क लेडी थी। तो डार्क लेडी उनको वो नाम दिया गया। और दूसरा कारण जो हमें इनकी सोनेट्स में देखने को मिलता है, डार्क लेडी कहने का कारण क्या है, क्योंकि डार्क लेडी जो थी वो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लेडी थी, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था। इसके अलावा उनके जो डार्क आईज मानी जाती हैं, डार्क हेयर माने जाते हैं। तो इस वजह से यहां पर, और यहां पर क्या कहा है, यहां पर ये बोलते हैं द वर्सर स्पिरिट ऑफ वुमेन कलर्ड इल। और जो वर्सर स्पिरिट है ना, वो कौन सी है, वो एक डार्क कॉम्प्लेक्स, कलर्ड इल का मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लड़की। और दूसरा इसका मीनिंग आप निकालेंगे दोस्तों, कलर्ड इल का मतलब द वुमेन ऑफ नॉट अ गुड क्वालिटी, द वुमेन ऑफ नॉट गुड कंडक्ट, एक ऐसी स्त्री जो अच्छे कंडक्ट की, अच्छे आचरण वाली नहीं है। तो इस वजह से उनको क्या कहा गया है, द वर्सर स्पिरिट ऑफ वुमेन कलर्ड इल। तो कहने का मतलब जो मन में एक फ्रस्ट्रेशन थी ना, जो मन में एक दर्द था, एक तनाव था, एक फ्रस्ट्रेशन थी डार्क लेडी को लेकर कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस चीज को लेकर यह सोनेट लिखी गई है दोस्तों। और इस सोनेट का जो नाम है वो ये है टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डेस्पेयर, एंड सोनेट नंबर 144। इसके बाद वो क्या कहते हैं, टू मी सून टू हेल माई फीमेल एविल। देखिए ये लाइन उन्होंने क्या कही है, जो ये लाइन आती है, टू मी सून टू हेल माई फीमेल एविल, टेम्प्ट माई बेटर एंजल फ्रॉम माई साइड। और मुझे जो ये स्त्री है ये कहां की तरफ ले गई, ये जो एविल फीमेल है, जो बुराइयों से भरी हुई जो महिला है, द फीमेल ऑफ इविल क्वालिटीज, जो ये इविल ट्रेट्स वाली महिला है, ये मुझे कहां ले गई, ये मुझे ले गई कहां, बुराई की तरफ ले गई, बुराई की तरफ ले गई। और इसने मुझे किससे दूर कर दिया, इसने मुझे मेरे बेटर एंजल से दूर कर दिया। ठीक है ना, वो कहते हैं कि ये जो बुराई वाली जो औरत है, बुरी औरत है, ये क्या करती है, ये उनको बेटर एंजल से दूर करने का काम करती है। जो बेटर एंजल है उसने कहीं ना कहीं, बेटर एंजल से कहीं ना कहीं उसने दूर किया है। तो वो ये बात वो कहते हैं कि जो ये बुराई वाली स्त्री है उसने मुझे अपने एंजल, मेरा जो एंजल था, और एंजल कौन, WH जिसको कहा गया है, उससे मुझे कहीं ना कहीं उसने मुझे छीन लिया है, उससे मुझे कहीं ना कहीं छीन लिया। कारण क्या है कि ये जो लड़की है, ये जो लड़की है ये किससे प्यार करने लगी है, ये प्यार WH से करने लगी है। और WH से ये प्यार करने लगी है तो दोनों दोस्तों में इस बीच में लेकर एक दरार आ गई है। जो उनकी दोस्ती थी उसमें कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा फूट डालने का काम किसने किया है, इस डार्क लेडी ने किया है। तो इस बात को वो यहां पर कहना चाहते हैं। दोस्तों ये साहित्यिक भाषा में कहा है, समझना बहुत आसान है अगर जो आप डेप्थ में जाकर समझेंगे इसकी लाइंस को। देखिए, द वर्सर स्पिरिट ऑफ वुमेन कलर्ड इल, जो ये वर्सर स्पिरिट है
जो ये बुरी स्पिरिट है, ये कौन है? ये एक बुरे स्वभाव वाली महिला है, एक ऐसी महिला जो बैड कंडक्ट की है, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, ये वो महिला है। टेम्प्ट माई बेटर एंजल फ्रॉम माई साइड। इसने क्या किया है? इसने जो मेरा बेटर एंजल है, जो मेरा एक फरिश्ता है, जो मेरा अपना है, मेरा अपना मतलब मेरा दोस्त, उसने उसको मेरे पास से अलग कर लिया है। एंड वुड करप्ट माई सेंट टू बी ए डेविल। और क्या कर देगी ये? अब ये मेरे सेंट को, मेरे साधु को अब क्या बना देगी? करप्ट कर देगी। टू बी ए डेविल, इसको डेविल वाली क्वालिटीज उसमें ले आएगी। कहने का मतलब शी विल सेड्यूस्ड माई फ्रेंड WH, शी विल सेड्यूस। वो ये कहना चाहती कि ये मेरे फ्रेंड के साथ जो है फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएगी, और मेरा जो फ्रेंड है, जो अभी तक किन क्वालिटीज के लिए जाना जाता था, उसकी प्योरिटी के लिए जाना जाता था, उसको वो करप्ट कर देगी। ठीक है, उसको वो कहीं ना कहीं करप्ट कर देगी। और वो जिसके अंदर एंजल्स की क्वालिटी है, जिसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, वो डेविल में बदल जाएंगी। वो जो दैवीय शक्ति है वो दैत्य शक्ति में बदल जाएंगी। एक तरह से मेरा जो एंजल है वो किस में बदल जाएगा? वो डेविल में बदल जाएगा। वो ये बात यहां पर कहना चाहते हैं, ठीक है ना। एंड वुड करप्ट माई सेंट टू ए डेविल। हु वुड बी करप्ट इनटू ए डेविल? क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर होगा WH। WH जो है, WH को डेविल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कौन करेगा? आपका आंसर होगा डार्क लेडी करेगी। डार्क लेडी करेगी, अपनी वर्ड्स जो उसके ट्रेट्स हैं उनसे वो करेगी। वूइंग हिज प्योरिटी विद हर फॉल प्राइड। और वो क्या करेगी? जो उसकी शुद्धता है, उसकी जो प्योरिटी है, द प्योरिटी ऑफ सोल, द प्योरिटी ऑफ माइंड, द प्योरिटी ऑफ बॉडी, उनको वो क्या करेगी? अपने अहंकार से उनका सत्यानाश कर देगी, उनको बिगाड़ देगी। किससे बिगाड़ देगी? अपने प्राइड से बिगाड़ देगी। दोस्तों गौर कीजिएगा, वूइंग हिज प्योरिटी विद हर फॉल प्राइड। अपने जो प्राइड से वो मेरे दोस्त की प्योरिटी को उसको जो है बिगाड़ देगी, उनका सर्वनाश कर देगी, ऐसा वो करेगी। एंड वेदर दैट माई एंजल बी टर्न फेंट। और सबसे बड़े दुख की बात यह होगी, और मुझे इस बात का भी डर है कि मेरा जो एंजल है, मेरा जो देवता है, मेरा जो फरिश्ता है, वो कहीं राक्षस ना बन जाए, वो कहीं फिंड ना बन जाए, तो कहीं वो डेविल में कन्वर्ट ना हो जाए। और डेविल में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? डेविल में कन्वर्ट करने का काम करेगी ये डार्क लेडी। तो कहीं ये डार्क लेडी मेरे देवता समान जो मेरा दोस्त है, उसको ये शैतान में कन्वर्ट ना कर दे। इस बात का जो है शेक्सपियर को बहुत ज्यादा डर रहता है। सस्पेक्ट आई में येट नॉट डायरेक्टली टेल। ये इस बात का मुझे संदेह है, वो ये कहते हैं इस बात का मुझे संदेह है, येट नॉट डायरेक्टली टेल बट बीइंग बोथ फ्रॉम मी डॉट ईच टू ईच फ्रेंड। मैं सीधे इस बात को कहना नहीं चाहता और सीधे मैं नहीं कह पाता। देखो दोस्तों, कितनी बात वो अपने प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यहां पर गेट नॉट डायरेक्टली टेल। फिर भी मैं प्रत्यक्ष रूप से इस बात को नहीं बताता हूं, बट बीइंग बोथ फ्रॉम मी बोथ ईच टू ईच फ्रेंड। लेकिन वो दोनों ही मेरे दोस्त हैं। अब मैं किसको क्या कह लूं? दोनों ही तो मुझसे जुड़े हुए हैं। डार्क लेडी भी मुझसे जुड़ी हुई है और मेरा जो दोस्त है वो भी मुझसे जुड़ा हुआ है। आई गैस वन एंजल इन अनोदर्स हेल। मैं तो यह गैस कर सकता हूं कि एक एंजल जो है वो दूसरे के नर्क में चला गया है। जो स्वर्ग का फरिश्ता था वो नर्क में चला गया है, और उसको नर्क में ले जाने का काम किसने किया है? डार्क लेडी ने उसका काम किया है। कहने का मतलब जो वो नर्क में लेकर गई है, वो कौन लेकर गई है? वो डार्क लेडी लेकर गई है, उसको नर्क में लेकर गई है। Yet this shall I never know but live in doubt till my bad angel fire my good one out। और वो ये कहते हैं कि अब मुझे इस बात का तो पूरा डाउट है कि वो जो मेरा एंजल है, वो कहीं ना कहीं उस डार्क लेडी से पकड़ा जा चुका है। कहने का मतलब वो जो एंजल है, मेरा फरिश्ता है, वो कहीं ना कहीं डार्क लेडी का शिकार हो चुका है। कहीं ना कहीं डार्क लेडी के साथ उसका इंटीमेशन हो चुका है। कहीं ना कहीं वो फिजिकल कांटेक्ट में उसके साथ आ चुका है। लेकिन वो ये कहते हैं अभी क्लियरली इस बात को मैं कह नहीं सकता। Yet I shall never know but live in doubt। लेकिन संदेह में है, मैं इस बात को लेकर संदेह में हूं।
और तब तक संदेह में रहूंगा, कब तक संदेह में रहूंगा? टिल माई बैड एंजल फायर माई गुड वन आउट। और फिर वो कहते हैं टिल माई बैड एंजल फायर माई गुड वन आउट, जब तक कि जो मेरा जो बैड एंजल है वो गुड वन में कन्वर्ट ना हो जाए। कहने का मतलब उस डार्क लेडी ने कहीं ना कहीं गुड एंजल को बैड एंजल में कन्वर्ट कर दिया है, और जब तक वो उससे मुक्त नहीं हो पाएगा तब तक वो गुड एंजल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इस प्रकार से वो इस बात को लेकर डर में है। तो डार्क लेडी से जब तक वो मुक्त नहीं हो पाएगा तब तक उनको इस बात का डाउट रहेगा दोस्तों। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस पोएम को कि इस पोएम में है क्या। इस सोनेट में जो पोएट है वो ये कहते हैं कि मेरे दो बहुत क्लोज साथी हैं, एक से मुझे आनंद मिलता है और दूसरे से निराशा मिलती है। क्या वो कहते हैं इस पोएम में? वो जो पोएट है वो ये कहते हैं मेरे दो साथी हैं, एक से मुझे आनंद मिलता है और दूसरे से क्या मिलती है? दूसरे से निराशा मिलती है। लेकिन दोनों ही ऐसे हैं जो मुझे कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश करते हैं, मुझे एक तरह से टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही ऐसे हैं, लेकिन इन दोनों में से एक तो एंजल है और एक डेविल है। एक एंजल है और दूसरा डेविल है। जो एंजल है वो पुरुष है और अच्छी क्वालिटीज का है, और वो फेयर यूथ वाला पर्सनैलिटी उसके पास है। और जो दूसरा डेविल स्पिरिट में है वो एक महिला है जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली है, और डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ साथ डार्क कंडक्ट वाली भी है, जो बुरे जो आचरण वाली एक महिला भी है। और वो क्या करती है? वो अच्छे आचरण को बुरे की तरफ ले जाना चाहती है। और आप जानते होंगे दोस्तों, जो बुराई होती है ना, बुराई अच्छाई को हमेशा अपनी तरफ खींचती है, और अक्सर बुराई जो है अच्छाई को अपने में शामिल करने में कामयाब भी हो जाती है। कहने का मतलब अच्छे को बुरे करने में वो कामयाब हो जाती है। और ऐसा ही यहां पर दिखाया गया है कि जो बुराई है, जो वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लेडी है, उसने कहीं ना कहीं जो शेक्सपियर का दोस्त है, जो एक फरिश्ते के रूप में वो कहते हैं एंजल, शेक्सपियर का एंजल उनसे छीन लिया है, और वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लेडी उनके फरिश्ते से प्यार करने लगी है। और उस प्यार के कारण वो जो एंजल है वो उन बात का डर है कि कहीं ना कहीं वो डेविल में कन्वर्ट ना हो जाए, वो जो फरिश्ता है वो शैतान में ना बदल जाए, इस बात का उनको डर लगता है। ठीक है ना, इस बात का उनको भय है कि कहीं ना कहीं वो जो फरिश्ता है वो शैतान में ना बदल जाए। और इस प्रकार से उनको ये संदेह है, यह भी संदेह है कि वो जो फरिश्ता है वो उस डार्क लेडी का शिकार बन चुका है। और लेकिन वो कहते हैं कि ये बात मैं क्लियर तो नहीं कह सकता, ये बात मेरे क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो जो है उनको डाउट है। और जब तक ये ऐसा रहेगा, जब तक वो उसके पंजों से मुक्त नहीं हो जाएगा, उसके जो डार्क लेडी ने उसको एक तरह से पकड़ा हुआ है, उससे उसके जो एक कैप्चर से वो नहीं निकल पाएगा, तब तक ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों ये थी सोनेट नंबर 144, जिसका नाम है टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डेस्पेयर। तो उम्मीद है कि आपको ये जो सोनेट है जो मैंने आपको पढ़ाई, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सोनेट नंबर 150 की तरफ। जो सोनेट नंबर 150 है वो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं, सोनेट नंबर 150। और ये जो सोनेट है, जो 150 सोनेट है आपकी, ये सोनेट है दोस्तों, इसका नाम है ओ फ्रॉम व्हाट फॉरेस्ट हैज दाउ दिस पावरफुल माइट। ओ फ्रॉम दैट पावर्स हैज दाउ दिस पावरफुल माइट। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि ये सोनेट किस बारे में है, किस चीज को ये सोनेट दर्शाती है, किस बारे में इस सोनेट को लिखा गया है, कंपोज किया गया है, और क्या इसमें वो कहना चाहते हैं। दोस्तों ये जो सोनेट है ये डार्क लेडी के बारे में सोनेट है, और यहां पर जो डार्क लेडी है उसकी एप्रिशिएशन की गई है। जैसा कि अभी आपने 144 में देखा था कि एक तरह से फ्रस्ट्रेशन जो पोएट की थी वो निकलती हुई हमें दिखाई पड़ती है, जो पोएट की फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन यहां पर आप क्या गौर करेंगे, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा जो पोएट है वो डार्क लेडी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, और डार्क लेडी से उनको एक शक्ति मिलती है। और वो कैसी शक्ति है? वो ऐसी शक्ति जिससे डार्क लेडी जो है उनके हृदय पर पूरी तरह से राज कर सकती है। ऐसी शक्ति जो है उनको डार्क लेडी से मिलती है। और वो ये कहते हैं डार्क लेडी में ऐसा नहीं कमियां नहीं है, डार्क लेडी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन
उस डार्क लेडी ने उन पर एक इस तरह का स्पेल कर दिया, एक इस तरह का जादू कर दिया है कि अब वो अच्छे या बुरे में अंतर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। देखो यहां भी कहीं ना कहीं वो चीज आ रही है कि डार्क लेडी जो है कहीं ना कहीं गलत तो है, ये बात यहां पर नजर आती है। लेकिन उस डार्क लेडी ने अपना जादू ऐसा चला दिया है शेक्सपियर के ऊपर कि वो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते हैं। इस पोएम में आपको यही पढ़ने को मिलेगा और वो ये नहीं समझ पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन उनको इस बात का आश्चर्य होता है कि ये जो प्यार है, ये जो प्यार करने की पार है, ये उनके पास कैसे आई। और फिर उनको लगता है कि चाहे लोग कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, क्योंकि बुरे से बुरे काम में भी कोई ना कोई अच्छाई तो छुपी होती है। बुरे से बुरे काम में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका हो सकता है। और हो सकता है यही कारण है कि मैं डार्क लेडी के प्यार में बुरी तरह से पड़ चुका हूं, और यही कारण है कि वो कहते हैं कि मैं डार्क लेडी से प्यार करने लगा हूं। और जबकि जो दूसरे लोग हैं वो उस डार्क लेडी से, उसके आचरण से, उसके कॉम्प्लेक्शन से वो कहीं ना कहीं घृणा करते हैं, लेकिन उस डार्क लेडी ने उनको अपना एक तरह से जो अपने प्यार में ले लिया है, अपने प्यार के आगोश में भर लिया, हम ये कह सकते हैं, वो जो डार्क लेडी है। और यही कारण है कि वो उस डार्क लेडी से के प्यार को छुटा नहीं पा रहे हैं और उस डार्क लेडी के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। वो इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। ये जो सोनेट नंबर 150 है और इसमें फर्स्ट लाइन में ही वो क्या कहते हैं, ओ फ्रॉम व्हाट पावर्स हैस्ट दाउ दिस पावरफुल माइट। वो ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, ऐसी क्या शक्ति है विद इनसफिशियंसी माई हार्ट टू स्वे, कि तुम अपनी गलतियों के बावजूद भी, तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं उसके बावजूद भी तुमने मुझसे मेरा दिल चुरा लिया। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर, ऐसी कौन सी शक्ति तुम्हारे अंदर जो है छुपी हुई है। और फिर वो क्या कहते हैं, फिर कहते हैं टू मेक मी गिव दी लाई टू माई ट्रू साइट। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं एंड स्वेयर दैट ब्राइटनेस डॉथ नॉट ग्रेस द डे। और इस बात के बाद वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक रोशनी है, जो मेरी एक दृष्टि है, उसको भी तुमने कहीं ना कहीं कैसा कर दिया है, उसको भी कहीं ना कहीं फेड कर दिया है। और फेड कैसा कर दिया है कि उनको यहां पर फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो एक ट्रू साइट होती है और एक बैड साइट होती है, उसमें वो अंतर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और इसी वजह से वो कहते हैं कि यू हैव मेड मी डिसबिलीव, तुमने मुझे क्या किया है, मुझे डिसबिलीव किया है। और उन आंखों से जो मेरी आंखें वास्तव में देख रही हैं, क्या वास्तव में वो असलियत है। वो कहते हैं एंड स्वेयर दैट ब्राइटनेस डॉथ नॉट ग्रेस द डे। ये जो चमक मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है ना, और ये चमक किस चीज की है, ये चमक है प्यार की चमक। तो वो ये कहना चाहते हैं ये जो प्यार की चमक है जो मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है, वो चमक भी उसने जो मेरे जो ग्रेस है, डॉथ नॉट ग्रेस द डे, वो उस दिन के गौरव को नहीं बयां कर पा रही है। तो वो आगे कहते हैं Whence hast thou this becoming of things ill? When hence hast thou this becoming of things ill? और वो ये कहते हैं तुम्हें ये जो चीजों को बुराई में कन्वर्ट करने वाली जो एक पार है, ये कहां से मिली। When hast thou the becoming of things ill? तुम्हें चीजों को बुराइयों में कन्वर्ट करने वाली पार कैसे मिली, बुराइयों में क्यों। क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो बुराई से ग्रसित थी, वो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, और यही कारण था कि वो अच्छे और बुरे का अंतर नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। जो उनको एक उजाला लग रहा था, वास्तव में वो उजाला नहीं था, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। That in the every refuse of thy deeds there is such strength and warranties of skill that in my mind thy worst all best exceeds। देखो कितनी बड़ी बात यहां पर क्वार्टेन में कही है कि तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, तुम्हारी बुराइयों के बावजूद भी, तुम्हारे हर कार्य को नकारने के बावजूद भी देयर इज सच स्ट्रेंथ, आज भी कुछ ना कुछ ऐसी ताकत है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी दक्षता है जिसने क्या किया है, दैट इन माई माइंड दाई वर्स्ट ऑल बेस्ट एक्सीड्स,
कि तुम्हारी बुराइयों में भी मैं क्या तलाश रहा हूं, मैं अच्छाइयां तलाश लेता हूं। कहने का मतलब तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो प्रेम है, जो कि मैं समझता हूं कि अभी सही नहीं है, ये कंडीशन सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे ये जो प्रेम है, इस प्रेम में कहीं ना कहीं एक बुराई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बुराई मुझे नजर नहीं आती है, उसमें मैं अच्छाई वाला रास्ता ढूंढ ही लेता हूं। वो बात ये यहां पर कहना चाहते हैं। और फिर वो डार्क लेडी से क्वेश्चन करते हैं, क्या कहते हैं? हु टॉट दी हाउ टू मेक मी लव दी मोर, Who taught thee how to make me love thee more? किसने तुम्हें सिखाया कि तुमसे इतना प्यार कैसे किया जाए? मतलब तुम्हारे अंदर ये दक्षता, जो ये प्यार करने की दक्षता है या प्यार कराने की दक्षता है, ये कहां से आई? ये दक्षता तुम्हें किसने दी? किसने तुम्हें सिखाया कि कैसे प्यार किया जाए, कैसे प्यार किया जाए? ये दक्षता तुम्हारे अंदर कैसे आई? किसने ये दक्षता तुम्हें दी? Who taught thee how to make me love thee more? कि किसने यहां पर मुझे सिखाया, मुझे पावर दी कि तुमसे मैं प्यार कैसे कर सकूं और इतना ज्यादा प्यार मैं तुमसे कैसे कर सकूं। द मोर आई हियर एंड सी जस्ट कॉज ऑफ हेट। और जितना मैं यहां पर सुनता हूं या देखता हूं, जस्ट कॉज ऑफ हेट, वो सारे के सारे कारण क्या है? कि वो सारे के सारे घृणात्मक वाले कारण हैं। कि कहने का मतलब जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं वो तुमसे घृणा करते हैं। तो जितना भी मैं देखता हूं या सुनता हूं, तो मुझे चीजें ये कहती हैं कि मुझे तुमसे घृणा नहीं करनी है, क्योंकि वो काम तो दूसरे लोगों का है। दूसरे लोग तुमसे डिस्पाइस करते हैं, दूसरे लोग तुमसे घृणा करते हैं, तो लेट देम डू, उनको करने दो। लेकिन मेरा काम है तुमसे प्यार करना, तुम्हारी बुराइयों में भी अच्छाइयों की तलाश कर लेना, और जो कि मैं करता हूं और मैं करता रहूंगा। औ दी आई लव एंड अदर्स डू अबोर, और मैं तो प्यार करता हूं और दूसरे क्या करते हैं? अबोर करते हैं, मतलब घृणा करते हैं। दूसरे किससे घृणा करते हैं? डार्क लेडी से घृणा करते हैं। ऐसा शेक्सपियर बताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं डार्क लेडी को लोग पसंद नहीं किया करते थे, यह भी शेक्सपियर मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन उस बुरी जो स्त्री जिसको समाज बुरा कहता था, उस बुरी स्त्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ताकत तो थी जो अपने आप को इस योग्य बनाती है कि शेक्सपियर जैसा व्यक्तित्व, शेक्सपियर जैसी पर्सनैलिटी उससे प्यार करने के लिए विवश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो लड़की थी, वो जो डार्क लेडी थी, उसके अंदर कोई ताकत तो थी, कुछ ऐसा तो था जो वो लोग उसको विवश कर सकती थी शेक्सपियर को कि वो उससे प्यार करे। ऐसी ताकत किसके अंदर थी? ऐसी ताकत डार्क लेडी के अंदर थी। तो ये बात विलियम शेक्सपियर यहां पर दर्शाना चाहते हैं, इस बात को बताना चाहते हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ शेक्सपियर्स डार्क लेडी। और ये शक्ति है किसकी? ये शेक्सपियर की डार्क लेडी की शक्ति है। शेक्सपियर की डार्क लेडी की ऐसी पावर है जो शेक्सपियर को एक तरह से एनचेंट कर चुकी है, या फिर हम कह दें कि कैप्टिवेट जो है वो शेक्सपियर को कैप्टिवेटेड एक तरह से कर चुकी है। और फिर वो क्या कहते हैं? विद अदर्स दाउ शुडेस्ट नॉट अबोर माई स्टेट, और दूसरों की तरह मेरे राज्य में, मेरे अंदर, मेरे हृदय की गहराई में तुम्हारे लिए घृणा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे तो अपने प्यार से मोहित कर लिया है, तुमने मुझे अपने प्यार से अपने अंदर समा लिया है। और फिर वो क्या कहते हैं? इफ दाई अनवर्दीनेस रेज्ड लव इन मी, मोर वर्दी आई टू बी बिलव्ड ऑफ दी। अगर जो तुम्हारी ये जो अनवर्दीनेस है, जिसको लोग अयोग्यता कहते हैं तुम वर्दी नहीं हो किसी काम की, अगर जो इस अनवर्दीनेस ने मुझे तुमसे प्यार करना सिखाया है, तो मुझे जो है मोर वर्दी आई टू बी बिलव्ड ऑफ दी, तो मैं तो बहुत योग्य हो जाऊंगा, मैं तो बहुत धनी हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारा प्रेमी बनूंगा और तुम मेरी प्रेमिका बन रही हो। तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या बात हो सकती है? इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, कपलेट में कितना अच्छा समाधान, कितना अच्छा कंक्लूजन यहां पर शेक्सपियर ने तलाश लिया है। कितनी अच्छी तरह से शेक्सपियर ने इस बात को कंक्लूड किया है कि इफ दाई वर्दीनेस रेज्ड लव इन मी, मोर वर्दी आई टू बी बिलव्ड ऑफ दी, कि मैं तो तुम्हारा पुजारी बन जाऊंगा अगर जो तुम्हारी अयोग्यता होने पर भी मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं और तुम मुझे इतना प्यार कराती हो। तो इसका मतलब तो यह है कि मैं तुम्हारा प्रेमी ही बनना चाहूंगा और मैं तुम्हारा इस चीज के लिए जो है पूरी तरह से क्रेडिट जो है तुम्हारा जाता है इसमें। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। तो यहां पर जो पॉइंट है इस कविता में, वो कहना क्या चाहते हैं, किस बात को दर्शाना चाहते हैं? इसमें यहां पर उनको एक पावर के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो पावर, वो शक्ति जो उनको अपनी प्रेमिका से मिली है। और वो प्रेमिका कौन? जो डार्क लेडी है,
और ऐसी डार्क लेडी जिसने उनके हृदय को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। जबकि डार्क लेडी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन डार्क लेडी के प्यार का असर शेक्सपियर पर इतना हो चुका है कि वो उसके प्यार में अंधे हो चुके हैं, वो ब्लाइंड हो चुके हैं उसके प्यार में, और वो अच्छे या बुरे में कोई फर्क नहीं कर पा रहे हैं। उनको यहां तक कि जो चीजें ऐसी होती हैं, जो चीजें ग्रेस करती हैं, चमकती हैं, और लेकिन वास्तव में वो वैसी नहीं होती हैं, उनका भी अंतर वो नहीं लगा पा रहे हैं। कहने का मतलब अच्छी और बुरी चीजों का वो अंतर नहीं लगा पा रहे हैं। वो जो डार्क लेडी है, जो डार्क है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक प्रकाश उनको नजर आता है, लेकिन वो उसकी बुराइयों को का पता नहीं लगा पा रहे हैं। अब उनको ये है, उनको ये बात वो कहते हैं कि समाज चाहे जो भी कहता है, कुछ भी कहने दो समाज को, तुम्हारी योग्यता अयोग्यता को लेकर जो भी बोलता है, लेकिन तुमने मुझे एक ताकत दी है, तुम्हारे कारण मेरे अंदर एक ताकत आई है। और वो ताकत कैसी है? वो ताकत है प्रेम करने की ताकत, और वो ताकत मेरे पास तुम्हारे कारण आई है। और लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुमको अनवर्दी बताते हैं, तुमको अयोग्य बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे यह लगता है कि तुमसे जो लोग दूसरे घृणा करते हैं, तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, वही चीज मेरी मोहब्बत बन चुकी है। वही चीज है जो मुझे तुम्हारे करीब ला रही है। और तुम्हारी अयोग्यता होते हुए भी अगर जो मैं तुम्हारे करीब आया हूं, तो कहीं ना कहीं तुम में ताकत तो है ना, तुम में कोई योग्यता है जिस वजह से तुमने मुझे अपने करीब बुलाया है। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी अयोग्यता होते हुए भी उसमें वो योग्यता ढूंढ लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि दूसरे नफरत करते हैं तो करने दो, दूसरे तुमसे घृणा करते हैं तो करने दो, लेकिन मेरा प्यार है मोहब्बत करना, और वो मैं तुमसे करता रहूंगा। और तुम्हारी अयोग्यता ने, तुम्हारी इस अनवर्दीनेस ने भी मुझे तुम्हें प्रेम करने के योग्य बनाया है। तो तुम्हारी जो अनवर्दीनेस है वो कहीं ना कहीं वर्दी है, जो ये इस प्रेम को एक अंजाम दे रही है। और मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारा प्रेमी ही बनकर रहूं, और तुम्हारी इस अयोग्यता में भी मैंने योग्यता को ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, ये थी इनकी सोनेट नंबर 150, जिसमें इन्होंने डार्क लेडी की एप्रिसिएशन की है, डार्क लेडी के बारे में जो है बताया है। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको सोनेट पढ़ाई, आपको एक सोनेट 144 पढ़ाई, सोनेट 150 पढ़ाई, ठीक है। तो ये सोनेट उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और सोनेट्स अच्छी तरह से समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है करंटली, वो चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक हमारा चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, इनको नैरेशन और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो आज हम रूल कराएंगे, उससे पहले पीछे का छोटा सा रिवीजन मैं करा देता हूं, क्योंकि उन रूल्स को रिवाइज करते चलना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें रिपोर्टर की बात हम करते हैं कि व्हाट इज़ रिपोर्टर। रिपोर्टर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके साथ मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टर, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टर, द स्पीकर, जो स्पीकर है इन रिपोर्टिंग वर्ब, दैट इज द रिपोर्टर। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? जो रिपोर्टिंग वर्ब वो क्या है? द पार्ट बिफोर द स्टेटमेंट गिवन बाय द रिपोर्टर इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द पार्ट आफ्टर द स्टेटमेंट, सॉरी, द स्टेटमेंट गिवन बाय द रिपोर्टर इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो स्टेटमेंट दिया गया है रिपोर्टर के द्वारा, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो ये आपके क्लियर है कि रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब इसके बाद हमारा पहला रूल आया था, इसमें जो मैंने फर्स्ट रूल आपको कराया था वो ये कराया था यूनिवर्सल ट्रूथ, जहां पर आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब कि जो पॉलिटिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, लिटरेरी फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई भी एक फैक्ट है
तो वो, और या फिर कोई मैक्सिम्स है, कोई कहावत है, तो उसमें जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू इज ऑलवेज रिवार्डेड, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, सच टाइप ऑफ मैक्सिम्स। तो इस प्रकार की जो कहावतें हैं वो है, या फिर कोई फैक्ट है, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच करते समय कोई चेंज नहीं होता है। कुछ चेंजेस जो मैंने आपको बताए थे वो कहाँ होते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने ऐसे केस में आपको क्या बताया था, सैड या सैड टू दिया हुआ होता है तो उसको किस में चेंज कर देते हैं हम, टोल्ड में बदल देते हैं। ये चेंज मैंने आपको बताया था। और कोमा इन्वर्टेड कोमास को हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट में। एक तरह से एक रिवीजन है आज के रूल्स को कराने से पहले, एक छोटा सा रिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा रूल हमारा क्या था, दूसरा ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, वो या तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। प्रेजेंट या फ्यूचर में है, पहचानेंगे कैसे, से दिया हुआ होगा, सेज दिया हुआ होगा, सेज टू दिया हुआ होगा, या विल से दिया होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें क्या होगा, इसमें केवल और केवल आप जो पर्सन्स रिलेटेड चेंजेस हैं, पर्सन्स रिलेटेड चेंजेस वो आप करेंगे, केवल पर्सन्स रिलेटेड चेंजेस करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब में, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सेज टू का टेल्स हो जाएगा, बाकी सेज का सेज रहेगा, विल से का विल से रहेगा। ये चेंजेस होते हैं इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब तीसरा रूल मैंने आपको बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल नहीं है, तो क्या करेंगे हम। तो ऐसी सिचुएशन में जो चेंजेस होते हैं, सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप चेंज देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड, या जो आपका सैड है, सैड का तो सैड रहेगा, और सैड टू का क्या हो जाएगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, सैड का सैड रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टेड स्पीच में, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में आप टेंस रिलेटेड चेंजेस करेंगे, इसके अलावा पर्सन रिलेटेड चेंजेस करेंगे, और इसके अलावा आप चेंज करेंगे अदर चेंजेस। जो अदर चेंजेस हैं हमारे वो भी होंगे कब, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, उसमें सैड आता है तो सैड का सैड रहेगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड चेंजेस, पर्सन्स रिलेटेड चेंजेस, अदर चेंजेस सभी होने हैं। अब इसमें टेंस रिलेटेड चेंजेस की बात करें तो आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, और फ्यूचर में विल और शैल का शुड या वुड रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस हो जाता है। इस तरह से चेंजेस करते हैं। ये हुए हमारे टेंस रिलेटेड चेंजेस। इसमें टेंस को समझने के लिए आपको मालूम ही है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस या ईएस लगा हुआ है, या फिर डू नॉट, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो उसे सेकंड फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। अगर इज एम आर दिया हुआ है तो उसे वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। हैज हैव दिया हुआ है तो उसे हैड में चेंज कर देंगे। हैज बीन हैव बीन दिया हुआ है तो उसे हैड बीन में चेंज कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वॉज वर दिया हुआ है तो उसे हैड बीन में चेंज कर देंगे। अगर इसमें आपका दिया हुआ है हैड तो नो चेंज, और हैड बीन दिया हुआ है तो नो चेंज। फ्यूचर में विल और शैल का वुड और शुड हो जाता है रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और इसके अलावा अदर चेंजेस की बात करें तो दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन, दीस का दोस, अगो का बिफोर या अर्लियर, हैंस का देंस, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। ये चेंजेस हमारे हो जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं पर्सन से रिलेटेड चेंजेस की।
पर्सन से रिलेटेड चेंजेस में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन एज पर दी सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, यह आपको बताया गया था। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। अब फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पजेसिव माई या माइन होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, पजेसिव आर या आर्स होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, पजेसिव योर होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, पजेसिव हिज होता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, पजेसिव हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, पजेसिव इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, पजेसिव देयर होता है। और फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। इस तरह से ये चेंजेस होते हैं हमारे, जो पर्सन से रिलेटेड चेंजेस मैंने आपको बताए। टेंस में बता ही चुका हूं, अदर चेंजेस भी बता चुका हूं। तो ये सारे चेंजेस हमारे किए जाते हैं। और जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज है, चाहे वो ये हो, यहां पर हो इस रूल में, इसमें भी दैट से कनेक्ट करेंगे, और यहां भी हम कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट का यूज किया जाएगा। आई होप कि इतना ही क्लियर हो गया होगा। अब एक बार आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ पहुंचते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसी है, वो इंटरोगेटिव है। इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंटरोगेटिव, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक है, और स्टार्टिंग किससे होती है, स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में सेड या सेड टू जो है, सेड या सेड टू के स्थान पर हम यूज करेंगे आस्क्ड का। ठीक है, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमास है, कोमा इन्वर्टेड कोमास को इससे किससे जोड़ देंगे हम, इफ या वेदर से कोमा इन्वर्टेड कोमास को यहां पर कनेक्ट कर देंगे, इफ या वेदर से। और अगर जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, ये किससे स्टार्ट होती है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है, जो हमारे कोमा इन्वर्टेड कोमास हैं, उनको हम क्वेश्चन वर्ड से, जो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड है उसी से जुड़ा रहने देंगे। सभी चेंजेस होंगे, पर्सन से रिलेटेड भी होंगे, अदर्स से रिलेटेड भी, अदर्स भी होंगे, और टेंस से रिलेटेड चेंजेस भी होंगे, सभी चेंजेस यहां पर भी होंगे। अब इसके बाद आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, रूल नंबर 5 ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो खुशी सूचक शब्द है ये आ जाए हुर्रे, हुर्रे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हुर्रे के सिचुएशन में, या फिर हुर्रे के साथ साथ आहा की हम बात कर सकते हैं, आहा आ जाए या ये हुर्रे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सैड या सैड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये समझ लीजिए कि एक ब्रीफ में आपके पास एक चार्ट आपको मिल रहा है सारे चेंजेस से रिलेटेड जो अभी तक कराए हैं। तो हुर्रे आहा आ जाए तो सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे, और कोमा इन्वर्टेड कोमास को दैट से जोड़ देंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है वो हमारा समाप्त होके वाक्य किससे जुड़ जाएगा, दैट से जुड़ जाएगा। और फिर नेक्स्ट रूल आता है, अगर जो एलास आ जाए, दुख सूचक शब्द है दोस्तों एलास, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा सैड या सैड टू है उसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या फिर सैडनेस हम कह सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सैडनेस, इसका यूज किया जाता है। सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सैडनेस का यूज करेंगे। और यहां पर भी जो वाक्य है, कोमा इन्वर्टेड कोमास को समाप्त कर वाक्य को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था 7th रूल हमारा यह आता है, अगर इसमें क्या है, पू या शा दिया हुआ है, पू या शा, दोस्तों ये जो है ये डिस्गस्टिंग वाले वर्ड्स हैं, ये कंटेम्प्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पू या शा दिया हुआ है, तो सैड या सैड टू जो है हमारा, उसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, उसके स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का यूज करेंगे। बाकी सभी चेंजेस होंगे, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो, या अदर चेंजेस हो, वो सभी के सभी चेंजेस होंगे अगर जो ये दिया हुआ है,
अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर रूल नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं, अगर वाक्य में आ जाता है ब्रावो। ब्रावो जैसे कि आप जानते हैं, ब्रावो एक बहादुरी वाला शब्द है जो कि एक साहस को दर्शाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सैड या सेड टू के स्थान पर हम यूज करेंगे एप्लूडेड का। एप्लूडेड का प्रयोग करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास को दैट से जोड़ेंगे और बाकी के जो सभी चेंजेस होते हैं, चाहे वो टेंस से रिलेटेड चेंजेस हैं, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड चेंजेस हैं या वो अदर चेंजेस हैं, सभी चेंजेस हमारे होने हैं। सारे के सारे चेंजेस वहां पर किए जाएंगे। कब? अगर जो आ जाता है ब्रावो आ जाता है तो सारे चेंजेस ये अप्लाई करेंगे हम। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। अगर ये इसमें आ जाए हाउ या वोटा, ये आ जाए हाउ या वोटा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हाउ या वोटा की स्थिति में जो सैड या सेड टू दिया हुआ है इसको हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर देंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर जो कोमा इन्वर्टेड कोमास है उसको क्या करेंगे हम, उसको समाप्त कर वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हम समाप्त कर देंगे, वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको रूल बताया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, ये रूल नंबर 10 मान लीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए हमारा गॉड नोज, गॉड नोज आ जाए तो हम क्या करेंगे, गॉड नोज वाली सिचुएशन में क्या करेंगे, तो जो सैड या सेड टू दिया हुआ है उसके स्थान पर हम लगाएंगे कॉल्ड अपॉन गॉड एज अ विटनेस। कॉल्ड अपॉन गॉड एज अ विटनेस का यूज करेंगे कब? अगर गॉड नोज आ जाता है तो सैड या सेड टू के स्थान पर कॉल्ड अपॉन गॉड एज ए विटनेस का यूज हम करेंगे। अगर जो क्या आता है, ये आ जाता है गॉड नोज आता है। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर वाक्य में क्या आ जाए, अगर वाक्य में आ जाए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाए, ये हमारा रूल नंबर 10 हुआ। नंबर 11 की बात कर लेते हैं, क्या आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाए तो क्या करेंगे, सैड या सेड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेटेड का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे हम? कॉन्ग्रेचुलेटेड लगाएंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। अगर जो थैंक यू आ जाए तो सैड या सेड टू के स्थान पर थैंक्ड का यूज करेंगे और वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। थैंक यू आने पर क्या करेंगे, थैंक्ड लगाएंगे, वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। अगर जो सॉरी आ जाए, क्या आ जाए, सॉरी, अगर जो सॉरी आ जाए तो दोस्तों अपोलोजाइज्ड का प्रयोग करेंगे, APOLOGISED, अपोलोजाइज्ड का प्रयोग करेंगे, वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। तो उम्मीद है अब तक की जो ये पिक्चर है ये क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, केवल सम चेंजेस टू बी अप्लाइड इन रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास दैट से जुड़ जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं। जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर जो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ये दूसरा रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, पहचानने का तरीका से, सेज या विल से दिया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन से रिलेटेड चेंजेस हमें करने हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड जो है नो चेंज। और पूरा चार्ट आपके पास है, उससे आप तैयार कीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू का टेल्स हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेड का सेड रहेगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से रिलेटेड चेंजेस होंगे, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होंगे और अदर चेंजेस होंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक है तो उसमें और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आ जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य को इफ या वेदर से जोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड से ही जुड़ा रहेगा। जो वाक्य है वो क्वेश्चन वर्ड से ही जुड़ा रहेगा अगर जो क्वेश्चन वर्ड से वो स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद दोस्तों ये रूल ये आता है, अगर हुर्रे या आहा आ जाता है जो खुशी सूचक शब्द हैं, हुर्रे या आहा, तो सैड या सेड टू के स्थान पर
क्या यूज करेंगे हम हुर्रिया आह वाली स्थिति में? सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे हुर्रिया आह आने पर, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और कोमा इन्वर्टेड कोमास को दैट से जोड़ देंगे। अगर इसमें यह आ जाए, एलास आ जाए, दुख सूचक शब्द, तो क्या यूज करेंगे? तो सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग करेंगे या सैडनेस का, वाक्य को दैट से जोड़ देंगे, सभी चेंजेस होंगे। अगर पू या शाह आ जाए तो सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का आप यूज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। ठीक है, अगर इसमें यह आ जाता है कि हाउ या वाटा आ जाता है तो सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज हम करेंगे हाउ या वाटा आने पर। अगर वाक्य में आ जाता है गॉड नोज, भगवान ही जानता है, भगवान जानता है, तो सैड या सैड टू के स्थान पर कॉल्ड अपॉन गॉड एज ए विटनेस का यूज किया जाएगा। क्या लगाएंगे हम? कॉल्ड अपॉन गॉड एज अ विटनेस का यूज हम करेंगे। अगर जो क्या आता है हमारा, जो गॉड नोज आ जाता है तो कॉल्ड अपॉन गॉड एज ए विटनेस का यूज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कॉन्ग्रेचुलेट या कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड आ जाता है तो सैड या सैड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेटेड का प्रयोग किया जाएगा। क्या लगाएंगे हम? कॉन्ग्रेचुलेटेड हम उस पर लगाएंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक्स या थैंक यू आ जाता है, क्या आ जाता है? या तो थैंक आ जाए या थैंक यू आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर थैंक्ड का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में सभी चेंजेस हमारे होने हैं। और इसके साथ अगर रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी शब्द आ जाए, सॉरी SORRY सॉरी आ जाए, तो क्या करेंगे? तो वहां पर हम जो है अपोलोजाइज्ड का प्रयोग करेंगे, सैड या सैड टू के स्थान पर अपोलोजाइज्ड लगाएंगे और कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। कब आने पर? क्या आने पर? सॉरी आने पर। अगर जो बहादुरी सूचक शब्द ब्रावो आ जाए तो सैड या सैड टू के स्थान पर एप्लॉडिड का प्रयोग किया जाता है, कोमा इन्वर्टेड कोमास को दैट से जोड़ देते हैं, बाकी सभी चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के रूल्स जो मैंने अभी तक आपको कराए हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में भी आए होंगे। और यही कारण था कि मैंने एक शॉर्ट में आपको सभी बताने की कोशिश की। पूरा ये आप ये समझ लीजिए कि गागर में सागर है यहां पर। तो ये सब कुछ आपको इजीली वे में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा पर्पस यही रहता है कि चाहे वो ग्रामर हो या लिटरेचर हो, उसे आसान बनाया जाए और बहुत आसान आपके लिए कर दिया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाता है? रिपोर्टेड स्पीच में हमारा आ जाए गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड नून या गुड आफ्टरनून आ जाए, या फिर इवनिंग आ जाए, और इसके अलावा हाय हेलो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हम ये आ जाए वर्ड, और ये एक तरह से ग्रीट होता है, किसी को ग्रीट करना। और इसके अलावा जिसको आप ये कहते हैं ग्रीटिंग देना किसी को, लाइक आप हैप्पी बर्थडे कहते हैं, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलते हैं, या फिर कुछ भी जो आप ग्रीट कर रहे हैं एक तरह से। तो ऐसी सिचुएशन में ये वर्ड्स आ जाए, स्पेशली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आ जाए, तो हम क्या करेंगे? तो सैड या सैड टू जो है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ऐसी कंडीशन में, तो सैड या सैड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? सैड या सैड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य में सर वर्ड दिया हुआ है कहीं, तो सर मस्ट बी चेंज इनटू रेस्पेक्टफुली। सर को किस में चेंज कर देंगे आप? सर को रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे। सर जो है वो रेस्पेक्टफुली में बदल जाता है, सर को रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। और सैड या सैड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं, डायरेक्टली सेंटेंस अपने आप में कनेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, शी said to me, comma inverted commas begin, good morning sir. She said to me, comma inverted commas begin, good morning sir. तो she said या said to के स्थान पर दोस्तों क्या लगाना है? said या said to के स्थान पर हमें लगाना है wished.
तो पहले इस विश से पहले हमें क्या करना है, सर को चेंज करना है दोस्तों। और एक चीज ध्यान रख लेना, इस सर को आप विश्ड से पहले लेकर आएंगे। तो शी रेस्पेक्टफुली विश्ड किसे किया है, मी, तो क्योंकि इसमें है तो इसमें तो कोई चेंज का होगा ही नहीं। शी रेस्पेक्टफुली विश्ड मी, क्या विश्ड किया उसने, गुड मॉर्निंग। शी रेस्पेक्टफुली विश्ड मी गुड मॉर्निंग। इस तरह से ये बन जाएगा शी रेस्पेक्टफुली विश्ड मी गुड मॉर्निंग। कब, अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये वर्ड्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अब बात हम कर लेते हैं, अगर जो इसमें ये वर्ड आ जाए, गुड बाय आ जाए, चलो गुड बाय आ जाए या खाली बाय आ जाए, या फिर आप बात करते हैं गुड नाइट की, ठीक है ना, बाय आ जाए, और या फिर गुड नाइट आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, गुड बाय, बाय, गुड नाइट। दोस्तों ये जो है, ये सारे शब्द जो है विदाई सूचक शब्द हैं, अलगाव को दर्शाते हैं, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो ये वर्ड्स आ जाए, गुड बाय, बाय या गुड नाइट आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में सैड, या जबकि आप सोच रहे होंगे गुड नाइट में भी एक तरह से हम एक तरह सेपरेट हो रहे हैं, तो वहां पर हम बेड का ही प्रयोग करते हैं। सैड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, बेड लगाते हैं, ठीक है ना। सैड या सेड टू के स्थान पर बेड का प्रयोग करेंगे अगर जो हमारे ये वर्ड्स आ जाते हैं, गुड बाय, बाय, गुड नाइट, ठीक है। तो इस तरह से सैड या सेड टू के स्थान पर बेड का यूज किया जाएगा। अब सेम एग्जांपल आप इसे ले लीजिए, शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, गुड मॉर्निंग की जगह अगर जो मैं यहां पर ये कर दूं, शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास अगेन, गुड नाइट सर, ठीक है ना। तो शी रेस्पेक्टफुली बेड मी गुड नाइट, शी रेस्पेक्टफुली बेड मी गुड नाइट, इस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह से इसको चेंज कर देंगे तो कुल मिलाकर क्या होता है, यहां पर बेड का प्रयोग किया जाता है, बेड लगाया जाता है। अगर जो ये वर्ड्स आ जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बेड लगाते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर किसी वाक्य में ये आ जाए O4 आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, O4 आप क्या करेंगे, सिंपल चेंजेस कर देंगे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए O4 जो है ये इच्छा को दर्शाने वाला शब्द है। तो वो जब O4 आ जाए तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे O4 आने पर। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू दिया हुआ है, सैड या सैड टू के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, सैड या सैड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम विश्ड लगाएंगे सैड या सैड टू के स्थान पर। अगर जो क्या आ जाता है, O4 आ जाता है, तो सैड या सैड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करेंगे। और जो सेंटेंस है वो कोमा इन्वर्टेड कोमास को समाप्त कर वाक्य को 4 से ही जुड़ा रहने देंगे, 4 की रिपीटेशन नहीं करेंगे, 4 से ही वाक्य जुड़ा रहेगा, इच्छा को दर्शाने वाला शब्द है। तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस कहा आपके सामने, अ लिटिल गर्ल सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, O4 a ग्लास ऑफ वाटर। ये है अ लिटिल गर्ल सेड O4 अ ग्लास ऑफ वाटर। एक छोटी लड़की ने क्या कहा, O4 कहा, किसके लिए, ग्लास ऑफ वाटर के लिए। तो कहने का मतलब छोटी लड़की ने इच्छा व्यक्त की पानी पीने की। तो आ लिटिल गर्ल, सैड या सैड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, विश्ड आ जाएगा, विश्ड 4, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था 4 से जुड़ा रहेगा वाक्य, विश्ड 4 आ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसा कुछ भी हो सकता है ये, विश्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो एक छोटी लड़की ने इच्छा जाहिर की, किस चीज की इच्छा जाहिर की, एक पानी गिलास के लिए उसने कहा। वो कुछ भी कह सकती है, O4 बर्गर, O4 चाउमीन, O4 पिज्जा, कुछ भी आ सकता है, O4 अ कप ऑफ टी। तो एक तरह से आप अपनी इच्छा को दर्शा रहे हैं। जहां पर अपनी इच्छा रखी जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर सैड या सैड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग किया जाता है। कोमा इन्वर्टेड कोमास को समाप्त कर वाक्य को किससे जोड़ देते हैं, वाक्य को 4 से जोड़ देते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमास को समाप्त कर। अब इसके बाद
अगर कोई वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वर्ड आता है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में, वो 2 या 2 से ज्यादा टाइम आ जाता है, ठीक है ना। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, इन केस ऑफ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, जब रिपीटेशन हो जाए, किसका रिपीटेशन हो जाए, वर्ड्स का रिपीटेशन हो जाए, शब्दों का रिपीटेशन हो जाए, और वो 2 या 2 से अधिक बार वो शब्द आ जाए। अगर जो शब्द है वो किससे बार आ जाए, 2 या 2 से अधिक बार आ जाए कोई भी शब्द, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जब 2 या 2 से अधिक बार कोई शब्द आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड दिया हुआ है या सैड टू दिया हुआ है, सैड या सैड टू के स्थान पर आप क्या करेंगे, सपोज देयर कम्स अ वर्ड, एक वर्ड आ जाता है पिज्जा पिज्जा पिज्जा, ठीक है ना, पिज्जा 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 आ गया, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, यू माइट बी कंफ्यूज दैट टाइम कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, की कैसे हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। तो बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अगर जो ये आ जाता है तो सैड या सैड टू के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, सैड या सैड टू के स्थान पर ऐसी सिचुएशन में रिपीटेडली कॉल्ड का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, रिपीटेडली कॉल्ड का प्रयोग करते हैं। सैड या सैड टू के स्थान पर रिपीटेडली कॉल्ड आप लगाएंगे, और कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमास है उसको समाप्त कर वाक्य को फोर से जोड़ देते हैं। एंड द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स जो है, जो शब्द आपका रिपीट हुआ है उसको केवल और केवल आपको 1 टाइम ही लिखना है, 1 टाइम ही उसको दर्शाना है। जो वर्ड रिपीट हुआ है वो केवल एक बार आएगा। तो सैड या सैड टू के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, रिपीटेडली कॉल्ड लगा दिया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को किससे जोड़ दिया, यहां पर 4 से जोड़ दिया। तो इस तरह से आप ये बनाते हैं, जैसे कि मोनू said comma inverted commas begin, Monu said comma inverted commas begin, burger ये ले लिया। कोई भी वर्ड कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम 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 भी हो सकता है, ठीक है ना, पिज्जा 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 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मोनू सैड बर्गर बर्गर बर्गर, तो यहां पर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हमें देखने को मिल रहा है। तो मोनू, अगर जो ये होता O4 बर्गर तो विस्ड आ जाता दोस्तों, लेकिन यहां पर O4 नहीं है, यहां पर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, तो यहां पर रूल चेंज हो जाता है, बदल जाता है रूल। और ये रूल क्या हो जाएगा, मोनू रिपीटेडली कॉल्ड, मोनू ने रिपीटेडली कॉल्ड किया किस चीज के लिए, मोनू रिपीटेडली कॉल्ड फॉर बर्गर, मोनू रिपीटेडली कॉल्ड फॉर बर्गर। इस तरह से आप इसे चेंज करेंगे, मोनू रिपीटेडली कॉल्ड फॉर बर्गर, ये आपका आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये बनेगा मोनू रिपीटेडली कॉल्ड फॉर बर्गर, बर्गर को हम एक बार ले आएंगे तो मोनू रिपीटेडली कॉल्ड फॉर बर्गर, इस तरह से ये बन जाता है। कब बनता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सैड या सैड टू के स्थान पर रिपीटेडली कॉल्ड का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, रिपीटेडली कॉल्ड लगाएंगे, वाक्य को 4 से जोड़ देंगे। और जो शब्द ये आया है, जो कई बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट हुआ है, उसको केवल और केवल 1 टाइम यूज करेंगे। ठीक है, केवल और केवल 1 टाइम यूज करेंगे। दोस्तों, अगर किसी वाक्य में किसी को ब्लेस किया जा रहा हो, किसी को विशेस दी जा रही हो, शुभकामनाएं दी जा रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप जानते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, किस तरह से लगाते हैं। जैसे कि अब ये आ जाए, कोई इच्छा सूचक वर्ड है, हमारा ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है, इच्छा सूचक शब्द है, और इसमें ये आ जाए एन ओल्ड लेडी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, मे ही लिव लॉन्ग, ये वाक्य आ जाए
तो एन ओल्ड लेडी सेड मे ही लिव लॉन्ग, तो एक ओल्ड लेडी ने किसी को जो है आशीर्वाद दिया है लंबी उम्र का। तो ऐसी सिचुएशन में जब यहां पर ये मे ही लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो इस तरह के वर्ड आ जाए, मतलब इस तरह से एक शुभकामनाएं दी जाए और एक यहां पर विश की जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो हमारा सैड या सैड टू होता है उसको हम विश्ड में चेंज कर देते हैं। मे का तो आपको पता ही है कि मे का क्या कर देते हैं, माइट कर देते हैं, और कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है वो दैट से जोड़ देते हैं। लेकिन ये तो आ गया मे, और मे के बाद कोई पर्सन आया है, लेकिन मे के बाद अगर जो दिया हुआ हो, ये दे दिया मान के चलो मे गॉड दे दिया, तो क्या करेंगे, मे गॉड वाली सिचुएशन में सैड या जो सैड टू है हमारा उसकी जगह यहां पर प्रेड आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है वो दैट से जुड़ जाएंगे। इस तरह से दोस्तों इसमें चेंजेस होता है, कॉमन रूल है, आपको मालूम भी होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते भी आ रहे हैं आप। तो एन ओल्ड लेडी सेड मे ही लिव लॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, एन ओल्ड लेडी ने क्या किया, विश किया, एन ओल्ड लेडी विश्ड दैट, अब ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही, मे का क्या हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। अगर जो मैं इसी सेंटेंस को देखो इस रूप में, यही सेंटेंस में रखता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एन ओल्ड लेडी सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन। अब इसमें मैंने यहां पर क्या कर दिया, मे ही की जगह कर दिया मैंने गॉड, मे गॉड गिव हिम सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये चेंज कर दिया बस मैंने इसमें, इस सेंटेंस में मे गॉड गिव हिम सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये हमने चेंज किया है। तो अब इसे आप कैसे बनाएंगे, तो एन ओल्ड लेडी, तो भगवान से प्रार्थना की है मे गॉड, तो प्रेड आ जाएगा, एन ओल्ड लेडी प्रेड दैट गॉड, मे का चेंज कर दिया माइट, गॉड माइट गिव हिम, थर्ड पर्सन नो चेंज, गॉड माइट गिव हिम, क्या चीज देनी चाहिए, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये आ जाएगा, दैट गॉड माइट गिव हिम सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, गॉड माइट गिव हिम सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों अब ये ऐसा भी तो हो सकता है, जो ये बूढ़ी लेडी है, जरूरी कोई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो दुआएं ही देते हैं। आपने ऐसे बुजुर्गों को भी देखा होगा जो दूसरों को बद्दुआएं दे देते हैं, या फिर किसी ने कोई काम गलत किया हो, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार किया हो तो वो उनको बद्दुआएं दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो ये इसका मुखौटा ही बदल जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर अक्सर देखा गया है, वहां पर तब भी स्टूडेंट्स जो है विश्ड लगा देते हैं, ऐसी सिचुएशन में तब भी विश्ड लगा देते हैं, जबकि उस कंडीशन में विश्ड नहीं लगता। अगर जो ये यहां पर ये सेंटेंस है, इसी का ही मैं थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर देता हूं, एंड क्योंकि मैं इसी को इस तरह से समझाना चाह रहा हूं डिफरेंट एंगल्स से, ताकि आपको उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो मीनिंग है, कंटेंट, वो समझ में आए। देन एन ओल्ड लेडी सेड, एक ओल्ड लेडी ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, यही सेंटेंस मैं ले लेता हूं, मे ही लिव लॉन्ग, तो वो हम इसे चेंज कर देते हैं, मे ही डाई सून, मे ही डाई सून, ये वाक्य बन गया, एन ओल्ड लेडी सेड मे ही डाई सून। तो अब ये मत सोचिएगा कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ये केवल दुआएं देती हैं, दोस्तों बद्दुआएं भी दे सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, तो वहां पर सैड या सेड टू के स्थान पर जब कोई ऐसी पिक्चर हो, तो सैड या कोई अब्यूज का यूज किया गया हो, या फिर कुछ एक तरह से कर्ज किया गया हो, तो सैड या सेड टू के स्थान पर हम कर्ज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कर्ज लगाते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है उसको समाप्त कर वाक्य को किससे जोड़ देते हैं, दैट से जोड़ देते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमास हमारा समाप्त हो जाता है, वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। क्या लगाएंगे, कर्ज लगाएंगे, वाक्य दैट से जोड़ देंगे, बाकी सारे चेंजेस होंगे। तो एन ओल्ड लेडी कर्ज्ड, एन ओल्ड लेडी कर्ज्ड दैट, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज,
मे का क्या हो गया, माइट हो गया, दैट ही माइट डाई सून, दैट ही माइट डाई सून। ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं, इस तरह से भी सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। ये जब बद्दुआएं, जो अभिशाप दिया जाता है, तो वहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर कर्ज्ड का प्रयोग किया जाता है। क्या लगाते हैं हम, कर्ज्ड लगाते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ा जाता है, और मे का आप जानते हैं कि मे का माइट में चेंज कर दिया जाता है, मे को हम माइट में बदल देते हैं। तो उम्मीद है कि इतना आपके क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे सुझाव सूचक वाक्य होते हैं, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, लेटस आ जाए। क्या आ जाए, लेटस आ जाए। रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे हो, लेटस से हो। लेटस, चलो मैंने कहा लेटस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेट्स वॉच मूवी, चलो मूवी देखते हैं। लेटस गो देयर, लेटस कम हियर, लेटस डू दिस थिंग, लेटस डू दैट थिंग। तो जो भी इस प्रकार के वाक्य आ जाएं, जहां पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, रिपोर्टेड, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आ जाए, तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आने पर हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहां पर सेड या सेड टू दिया हुआ होगा। सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंसेस। तो क्या यूज करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेटस से स्टार्टिंग होती है, लेटस आ जाता है, सुझाव सूचक शब्द लेटस आ जाता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच करते समय सेड या सेड टू के स्थान पर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर। और कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य को दैट से जोड़ देते हैं। और इसके अलावा जो ये लेटस दिया हुआ होता है दोस्तों, लेटस को हम वी या दे शुड से, वी या दे शुड से रिप्लेस कर देते हैं। और बाकी जो अदर चेंजेस हैं वो सभी होते हैं एक्सेप्ट टेंस रिलेटेड, क्योंकि अपने आप में ये अलग सेंटेंसेस हैं, तो अलग टेंस है। तो जैसे कि मैंने कहा, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, लेट अस प्ले आ फ्रेंडली मैच। ये बना कि शी सेड लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच। तो शी प्रपोज्ड और सजेस्टेड, वट एवर यू यूज, शी प्रपोज्ड दैट वी शुड play a friendly match, that we should play a friendly match। तो ऐसे ही अलग सेंटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। मैंने कहा दे सेड टू देम, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, लेट अस गो टू मार्केट, दे सजेस्टेड देम दैट दे शुड गो टू मार्केट। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना लेंगे। जो सेंटेंस है लेटस के स्थान पर हमें वी शुड या दैट दे शुड लगाना है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देना है। कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर क्या यूज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर आपको दैट को लगाना है। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इस प्रकार के वाक्य जो होंगे वो आप इस प्रकार से आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको मोस्ट स्पेसिफिक रूल्स करा चुका हूं और यह सिलसिला हमारा कल और जारी रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। जो हमारे रूल्स हो जाएंगे सारे कंप्लीट, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में जो प्रीवियस ईयर्स में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं उनको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको आपको कराया जाएगा और अच्छी तरह से आपको उनको भी समझाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स भी मुझे देकर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।